के लिए लेकर आ गए एक विजुअल ट्रीट जिसको देखकर आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। इसकी तो मैं गारंटी देता हूं पहले, और एक भी पल ऐसा नहीं होगा कि आप बोर हो जाएं। इसीलिए हमने ज्यादा से ज्यादा सीन्स आपको दिखाने की कोशिश की है। हाँ, उसकी वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन वो एडजस्ट हो जाएगा। इसीलिए इसे भरपूर एंजॉय करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक बस हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज हम देखेंगे एक शानदार फैंटेसी मूवी, और वो भी रशियन। तो मूवी की शुरुआत में एक बोर्ड को दिखाते हैं जिसमें राजा और एक मांत्रिक सफर कर रहे हैं। असल में राजा की बेटी जन्म से नेत्रहीन है। उसकी आंखें ठीक करवाने के लिए राजा एक लंबे सफर पे निकला और इस मांत्रिक को ढूंढ निकाला जिसने उसकी बेटी की आंखें ठीक करने का दावा किया था। उसी को लेकर राजा फिलहाल अपने राज्य वापस जा रहा है, पर रास्ते में तूफान शुरू हो जाता है। यहाँ से सीधे राजमहल में राजा की बेटी को दिखाते हैं जिसका नाम है मैगी। उसे एलेक्स नाम का आदमी फाइटिंग सिखा रहा होता है। हालांकि मैगी देख नहीं सकती, लेकिन एलेक्स उसको सिखाता है कि आवाज की मदद से वो किस तरह पता लगा सकती है कि दुश्मन कहां पर है और फिर उसे उस समय किस तरह से अटैक करना चाहिए। दूसरी ओर कहानी के हीरो स्टीव को दिखाते हैं जिसका पूरा शरीर झूठ से भरा पड़ा है। मतलब वो मुंह खोलता है तो सिर्फ झूठ ही झूठ निकलता है, और लोगों को धोखा देना तो दोस्तों कोई उसी से सीखे। वो राज्य में आता है जहाँ पर उसके अंकल रहते हैं। उनसे भी वो झूठ ही कहता है कि अंकल, शहर में एक बहुत बड़े व्यापारी से मिला था मैं, मुझे भी व्यापारी बनने के लिए कम से कम 5 सिक्के चाहिए। पर अंकल तो जानते हैं कि वो एक नंबर का फ्रॉड है। वो उसे खूब डांटते कि तुम्हारी दाल बेटा यहाँ पर नहीं गलेगी, तुम कोई ढंग का काम क्यों नहीं कर लेते, आए दिन बस लोगों को चूना लगाकर उनके पैसे ऐंठते रहते हो। शहर में तुमने किसी सरकारी ऑफिसर को धोखा दिया था, उसकी कहानी यहाँ तक पहुंच गई थी पता है। अपने भाई एलेक्स को देखो, राजा का वफादार नौकर बन चुका है वो। अरे तुम भी उसकी तरह कोई इज्जत का काम क्यों नहीं कर लेते। वाह दोस्तों, यहाँ डांट खत्म होती है तो दूसरी ओर यहाँ मैगी की ट्रेनिंग चल रही होती है, जिसको देखकर राजमहल के 2 कर्मचारी आपस में बात करने लग जाते हैं। एक आदमी जिसका नाम रॉन है, वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि हम दोनों इस राजमहल में कितने सालों से काम कर रहे हैं, हमारी पगार तक नहीं बढ़ा इन लोगों ने, पर इस एलेक्स को देखो, अभी अभी आया है और अभी अभी राजा का चाहता नौकर बन गया। हमें कुछ भी करके अमीर बनना है भाई। तभी वहाँ पर रानी आ जाती है। असल में उसे मैगी का फाइटिंग सीखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैगी बहुत ही साहसी लड़की है और पूछती है कि पिताजी कब आएंगे, मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितना अच्छा लड़ सकती हूँ। रानी भी कहती है कि वो जल्दी आ जाएंगे, और उनके पास एक मैजिकल बुक भी है जिसमें मंत्र से तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी बेटा, और तब तुम देख पाओगी। सुनकर मैगी बड़ी खुश होती है। अब रानी एलेक्स से कहती है कि समुद्र में तूफान की वजह से राजा को आने में थोड़ा वक्त लगेगा, तुम तट पे जाओ, वहाँ पर आग जला दो ताकि उसको देखकर उन्हें सही रास्ता दिख जाए। अब एलेक्स रॉन से कह देता है कि जल्द से जल्द तट पर आग जलाने का बंदोबस्त करो और रात भर तुम दोनों आग जलाते रहना, क्योंकि राजा की नाव किसी भी वक्त आ सकती है। उस रात दोस्तों रानी मैगी को इयर रिंग्स गिफ्ट करती है, क्योंकि वो भी बड़ी खुश है कि उसकी बेटी की आंखें ठीक होने वाली है। दूसरी ओर रॉन और उसका असिस्टेंट ये प्लान बनाते हैं कि तट पर गलत जगह पे आग जलाएंगे, जिसको देखकर राजा की नाव दूसरी दिशा में जाकर एक बड़े पत्थर से टकरा जाएगी, क्योंकि उस बोट में राजा बहुत सारा सोना लेकर आ रहा था, तो ये दोनों उस बोट से सारा सोना लूटना चाहते हैं। लेकिन वो पकड़े जाते हैं क्योंकि एलेक्स उनकी बातें सुन लेता है और कहता है कि सुनो, राजा के साथ गद्दारी करने की तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन तभी रॉन उस पर हमला करके बेहोश कर देता है और फिर अपने प्लान के मुताबिक वो दोनों दूसरी दिशा में आग जला देते हैं। पर उसे देखकर राजा की नाव का नाविक उसी दिशा में नाव को चलाने लग जाता है। वो नहीं जानते कि वहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर है जो इनके लिए खतरा है, और आखिरकार नाव उस पत्थर से टकराती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अगली सुबह रॉन और असिस्टेंट देखते हैं कि राजा की बोट, उसमें तो कोई खजाना था ही नहीं। और दोस्तों अब अगर किसी को पता चल गया कि इन्होंने गलत दिशा में आग जलाकर नाव की दुर्घटना करवाई, तो ये दोनों तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी इन्हें कोई आवाज आती और रॉन वहाँ पर जाता है तो देखता है कि राजा जिस मांत्रिक को अपने साथ लाया था वो बहुत ही घायल हालत में पड़ा हुआ है। उसके हाथ में वो मैजिकल बुक होता है और वो रॉन से कहता है कि इस बुक को रानी तक पहुंचा दो, ये किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, इससे राजा की बेटी की आंखें ठीक हो सकती हैं। कहकर वो दम तोड़ देता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि रॉन अच्छा आदमी नहीं है। असिस्टेंट मांत्रिक को टटोलता है तो उसे एक पोटली मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। अब दोस्तों रॉन उस बुक को खोलकर उसका एक मंत्र पढ़ता है तो वहां पर एक छोटा सा बवंडर बनने लगता है। उसे वो समुद्र की ओर छोड़ता है तो समुद्र में बवंडर आ जाता है। बस अब रॉन को पता चल चुका था कि इस मैजिकल बुक की मदद से वो दुनिया को यहाँ से वहां कर सकता है। इतने में तो रानी भी वहां पर पहुंच जाती है और एलेक्स को नीचे गिरा पड़ा देखकर वो और घबरा जाती है। तब वो देख लेती है कि रॉन ने गलत जगह पर आग जलाई थी और उसी की वजह से राजा की बोट की दुर्घटना हुई और राजा मर भी चुका है। वो तो सीधे एलेक्स की तलवार उठाकर रॉन के पीछे भागती है, लेकिन तब रॉन उस बुक से कोई और मंत्र पढ़ता है जिससे कि रानी पूरी तरह से उसके वश में हो जाती है। अब दोस्तों वो रॉन के हाथ की कठपुतली बन जाती है। इतने में कुछ सैनिक वहां पर आ जाते हैं और तब रॉन रानी के मुंह से ये कहलवा देता है कि एलेक्स की वजह से बोट की दुर्घटना हुई थी और एलेक्स ही वो गद्दार है जिसने राजा को मार डाला। फिर क्या था,
ये सुनकर लोग परेशान हो जाते हैं कि अब इस देश का राजा कौन होगा। लेकिन रानी, जो कि रॉन के वश में है, वो ऐलान कर देती है कि आज से इस राज्य का राजा कोई और नहीं बल्कि रॉन होगा और हम सब आज से उसी का कहा मानेंगे। ना चाहते हुए भी उन्हें रानी की बात माननी पड़ती है। राजा बनते ही सबसे पहले तो रॉन एलेक्स के घर को सील करने को कहता है। इतने में एलेक्स को होश भी आ जाता है, लेकिन रॉन अपनी मैजिकल बुक से फिर एक मंत्र पढ़ता है और एलेक्स को कौवा बना देता है और वो उड़ जाता है वहां से। इसी बीच सैनिक एलेक्स के घर पर आते हैं, जहां पर स्टीव और अंकल रहते हैं। सैनिक कहते हैं कि एलेक्स ने राजा का कत्ल किया है, वो गद्दार है, इसीलिए राजा का दिया हुआ ये घर अब सील किया जाएगा। अंकल कहते हैं कि एलेक्स ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो बहुत ही ईमानदार लड़का है। लेकिन वो लोग घर को सील कर देते हैं और स्टीव को भी दोस्तों जेल में बंद कर देते हैं। और वहां रॉन राजगद्दी पर बैठकर खूब मजे लेता है और रानी को अपनी उंगलियों पे नचाता है। इतने में मैगी वहां पर आ जाती है और पूछती है कि पिताजी आप आ गए क्या? मेरे लिए वो मैजिकल बुक लाए हैं ना जिससे मेरी आंखें आएंगी? बेचारी नहीं जानती कि उसके पिता नहीं रहे। वो ये भी नहीं जानती कि अब ये राज्य रॉन के कब्जे में है और उसकी माँ यानी कि रानी, वो भी रॉन के कब्जे में है, मतलब उसके वश में। रॉन रानी से पूछता है कि ये लड़की कौन है, क्या तुम इसको जानती हो? अब रानी तो वही कहेगी ना जो रॉन चाहेगा, तो वो कहती है कि नहीं, मैं इसको नहीं जानती। और ये सुनकर मैगी टूट जाती है। उसे पता चल जाता है कि जरूर कोई गड़बड़ हुई है। वो रॉन को मारने के लिए आती है, लेकिन असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है और रॉन से कहता है कि कुछ करो यार, वरना ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। फिर देखिए दोस्तों, ये रॉन उस मैजिकल बुक से एक मंत्र पढ़कर मैगी को गायब कर देता है और उसे उस छोटी पोटली में बंद कर देता है जिसे उसके असिस्टेंट ने मरे हुए उस मांत्रिक से चुराया था। तब वो पोटली नीचे गिर जाती है। कुछ ही देर में एक कौवा आकर उस पोटली को लेकर उड़ जाता है। असिस्टेंट कौवे को शूट करता है तो कौवा पोटली को छोड़कर उड़ जाता है और पोटली गिरती है एक सूखे कुएं में। और दोस्तों, ये कौवा कोई और नहीं, एलेक्स ही है। दूसरी ओर स्टीव को दिखाते हैं, जो कि झूठों का भंडार है, झूठों का। वो जेल में ही सैनिकों के साथ बैट गेम खेलने लगता है। वो अपना एक सिक्का दांव पे लगाता है और बदले में दोस्तों सैनिक का ड्रेस दांव पे लगाने को कहता है। और सैनिक भी धोखा खा जाता है कि वैसे एक दिन के लिए मैंने अपना ड्रेस इसको दे भी दिया तो क्या हो जाएगा। वो लगा लेता है अपना ड्रेस दांव पे। स्टीव तो अपने गेम में माहिर था ही, वो सैनिक को हरा देता है और अब सैनिक को अपना ड्रेस उसे देना पड़ता है। फिर तो दोस्तों सैनिक का ड्रेस पहनकर स्टीव चिल्लाने लग जाता है तो सैनिक कहता है कि अबे आवाज नीचे कर चिल्ला क्यों रहा। लेकिन इतने में बाकी गार्ड्स आ जाते हैं और सोचते हैं कि स्टीव सैनिक है और उसे कैदी परेशान कर रहा है, तो वो असली सैनिक को पकड़ लेते हैं और इसका फायदा उठाकर स्टीव वहां से बच निकलता है। गार्ड्स तो अपने ही साथी को खूब पीट देते हैं, लेकिन फिर रियलाइज करते हैं कि ये तो अपना ही आदमी है। फिर वो तुरंत स्टीव को चेस करते हैं, पर स्टीव तो सैनिकों की एक टुकड़ी के बीच में घुस जाता है और गार्ड्स की आंखों में धूल झोंक कर वहां से 9-2-11। पर पता है वो जिस टुकड़ी के साथ जा रहा था वो असल में सरहद पर युद्ध करने जा रहे थे। वहां घमासान लड़ाई चल रही होती है, लेकिन स्टीव यहाँ से वहां देखता है कि क्या हो गया। इतने में दुश्मन इन पर तोप का गोला फेंकते हैं। इनका आर्मी जनरल उस गोले को फटने से पहले ही पकड़कर बुझा देता है और स्टीव से कहता है कि इसे अपनी तोप में लोड करो जल्दी। अब स्टीव तो घबरा जाता है कि ये इंसान है या कुछ और, बॉम्ब को ऐसे कौन पकड़ता है। फिर किसी तरह उसे लोड करके वो वहां से भाग खड़ा होता है। दोनों तरफ से खूब हमला हो रहा होता है और अपनी जान बचाने के लिए स्टीव एक कुएं में कूद पड़ता है दोस्तों। तब उसे वो पोटली मिलती है वहां पर जिसके अंदर एक चकमक पत्थर है और उसे घिसकर आग जलाने के लिए एक पेंडेंट होता है। असल में इसी पोटली के अंदर मैगी है जो कि चकमक पत्थर को घिसने से बाहर निकलेगी। स्टीव थोड़ी देर वहीं पर सो जाता है और जब उसकी नींद खुलती है तो वहां कुछ सैनिक आ जाते हैं और पूछते हैं कि अच्छा, युद्ध से डरकर यहाँ छुप गए तुम? स्टीव कहता है नहीं, मैं तो वीर हूँ और बढ़िया लड़ भी रहा था, लेकिन तब बमबारी हुई और मैं गलती से इस कुएं में गिर गया। सैनिक उसे पकड़कर दोस्तों जनरल के पास लेकर जाते हैं और तब पता चलता है कि इस युद्ध में ये लोग जीत चुके हैं, लेकिन जो सैनिक युद्ध से डरकर भागे थे उन्हें मौत की सजा दी जाती है। जनरल कहता है कि इसे अभी मार डालो, कायरों को जीने का कोई हक नहीं होता। स्टीव की जान लेने के लिए 2 सैनिक उसे पकड़कर लेकर जाते हैं, लेकिन स्टीव जैसा कि आपको पता है कितना माहिर है बेवकूफ बनाने में, वो उन्हें खूब पट्टी पढ़ाने की कोशिश करता है कि मैं पासी के राज्य का राजकुमार हूँ, तुम्हें मैं मुंह मांगा दान दे सकता हूँ। लेकिन वो उसकी किसी भी बात का विश्वास नहीं करते। इतने में एक हॉट एयर बलून की रस्सी नीचे गिरती है तो स्टीव कहता है देखा देखा, मेरा रेस्क्यू टीम आ चुका है। ये कहकर वो किसी तरह उस बलून पे चढ़कर इनसे बच जाता है, पर असल में वो एक ट्रैवलर है दोस्तों जो इस बलून में जगह जगह घूमता है। तब स्टीव कहता है कि यार मुझे बचाने के लिए थैंक्स, पर वो कहता है कि अबे मैंने तुम्हें बचाने के लिए रस्सी नहीं फेंकी थी, बल्कि ये चेक करने के लिए फेंकी थी कि मैं धरती से कितनी ऊंचाई पे हूँ। खैर अब आए गए हो तो चुपचाप बैठे रहना, किसी चीज को हाथ मत लगाना। लेकिन स्टीव तो स्टीव है, वो फ्यूल का कोई लीवर तोड़ देता है जिसकी वजह से हवा कम हो जाती है और बलून नीचे की ओर जाने लगता है। वजन कम करने के लिए ट्रैवलर साइड में टंगे हुए सैंडबैग्स को भी नीचे गिरा देता है। अब उसको देखकर अपना स्टीव कोयले को भी नीचे फेंकने लग जाता है, जो कि दोस्तों बलून को चलाने के लिए ईंधन का काम कर रहा था। अब ट्रैवलर तो उसको सुनाता है कि भाई किस मिट्टी का बना हुआ है?
करना क्या चाहता है? स्टीव कहता है कि सॉरी ब्रो, मैं उतर जाता हूँ। तब वजन और भी कम हो जाएगा और बलून आराम से उठ जाएगा। मुझे बस 5 सिक्के चाहिए। चलो बला तो छूटेगी। ये सोचकर ट्रैवलर उसे सिर्फ 3 सिक्के देकर नीचे उतार देता है और फिर बलून उड़ने लग जाता है बढ़िया तरीके से। लेकिन स्टीव भाई साहब उसको टाटा करने लग जाता है, लेकिन ट्रैवलर उसे कहता है कि गुड बाय और आइंदा मुझे कहीं भी नजर मत आना, वरना वहीं पर मार दूंगा। अब स्टीव जंगल में एक जगह पर दोस्तों आराम करने के लिए रुकता है। आग जलाने के लिए वो कुछ लकड़ियां इकट्ठा करता है। तब वो उस पोटली से चकमक पत्थर और पेंडेंट निकालकर उन्हें घिसकर आग जलाता है। और क्योंकि मैगी आग बनकर इस पोटली में बंद हुई थी, अब वो प्रकट होती है और एक डंडे से स्टीव के पेट पर मारने लग जाती है। स्टीव तो घबराकर उससे भागने लगता है। तब वो रियलाइज करता है कि ओह, ये देख नहीं सकती। स्टीव की आवाज से मैगी भी जान जाती है कि ये रॉन नहीं है। तब उसे थोड़ी तसल्ली होती है और वो कहती है अगर तुम अच्छे इंसान हो तो मुझे अपना हाथ दे दो प्लीज। स्टीव भी घबराकर अपना हाथ दे देता है। वो उसका ड्रेस टच करने जाती है। ओह, ये तो एक सैनिक है और उसके ड्रेस पे गन पाउडर की बू आती है दोस्तों। तो वो कहती है लगता है तुम सरहद पर लड़ रहे थे और वहां लड़ने वाले सैनिक बुरे नहीं हो सकते। इस तरह वो स्टीव पर विश्वास करने लग जाती है और बताती है कि एक बुरे आदमी ने मुझे इस पोटली में बंद कर दिया था। जब तुमने उस पत्थर और पेंडेंट को घिसा तो मैं उसमें से बाहर आ गई। वैसे वो एक जादुई पत्थर है जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। अच्छा, ये बात है क्या? ये कहकर स्टीव उसे घिसकर कहता है कि मुझे 5 सिक्के चाहिए पर उसमें से कुछ नहीं निकलता। मैगी कहती है कि ऐसे चुटकी बजाकर कुछ नहीं होता। ये पत्थर तुम्हें अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए सिर्फ राह दिखाएगा और तुम्हें खुद उसके जरिए अपनी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। और तभी दूर से एक आदमी चिल्लाता है कि बेटा इधर आकर इन लकड़ियों को थोड़ा काट दो, मैं तुम्हें 5 सिक्के दूंगा। स्टीव ठहरा एक नंबर का आलसी इंसान। वो कहता है कि बूढ़े की जरूरत तो देखो, मुझसे काम करवाना चाहता है। अरे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे 5 सिक्के। इस पर दोस्तों देखिए वो आदमी गायब हो जाता है। फिर स्टीव मैगी के साथ बैठकर बातें करने लग जाता है। तो मैगी बताती है पता है मैं इस देश की राजकुमारी हूँ। लेकिन स्टीव को विश्वास नहीं होता और वो अपने हिस्से का झूठ कहता है कि मैं पास के देश का राजकुमार हूँ। मैगी कहती है कि लगता है तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं हुआ। फिर वो स्टीव को अपने इयररिंग्स दिखाती है जो कि रानी ने उसे गिफ्ट किया था और कहती है एक बुरे आदमी ने मेरी माँ को अपने वश में कर लिया है, यहाँ तक कि उन्हें ये भी याद नहीं है कि मैं उनकी बेटी हूँ। तुम ये इयररिंग्स रानी को दे देना और उन्हें मेरी याद दिलाने की कोशिश करना। और दोस्तों उन इयररिंग्स को देखते ही स्टीव समझ जाता है कि इतने कीमती पत्थर सिर्फ राजा रानी के पास ही होते हैं और अब उसे विश्वास हो जाता है कि मैगी सच में राजकुमारी है। तो वो उस इयररिंग्स को अपने पास रख लेता है और पूछता है कि वैसे राजमहल में तुम लोग खजाना कहाँ पर रखते हो? मैगी कहती खजाना वो सब क्यों जाना चाहते हो तुम? स्टीव कहता है अगर मैं इयररिंग्स लेकर तुम्हारी माँ के पास जाऊंगा तो उन्हें यकीन दिलाऊंगा ना कि मैं तुमसे मिल चुका हूँ और तुम ही ने ये इयररिंग्स मुझे दिए हैं, वरना वो मुझे चोर समझेंगी ना। तो मैगी उसे राजमहल में एंटर करने से लेकर खजाने तक का पूरा रास्ता बता देती है कि कहाँ किस तरह मुड़ना है, किस तरह कदमों के साथ आगे बढ़ना है। और दोस्तों अब ये सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद स्टीव प्लान कर लेता है कि बस अब वो मैगी को यहीं छोड़ देगा और फिर राजमहल में जाकर खजाना लौटकर देश से निकल जाएगा। वो कहता है तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो कहीं जाकर कुछ खा लेते हैं। ये कहकर वो मैगी को एक होटल में लेकर जाता है जहां मैगी को बिठाकर वो कहता है मैं जल्दी से तुम्हारी माँ से मिलकर आता हूँ, तुम कहीं मत जाना। जाते जाते वो होटल वाले को दोस्तों एक सिक्का देकर कहता है कि सुनो वो लड़की जो मांगेगी उसे खाना दे देना। इस तरह वो मैगी को वहीं छोड़कर कट लेता है अपने रास्ते और जैसा मैगी ने रास्ता बताया था उसी तरह से स्टीव चुपके राजमहल में घुसकर खजाने वाले कमरे तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर यहाँ मैगी बहुत देर तक स्टीव के इंतजार में बैठी होती है, लेकिन जब वो नहीं आता तो वो होटल वाले से पूछती है कि भैया थोड़ी देर और यहाँ पर रुक जाऊं क्या मैं? होटल वाला भी उस पर तरस खाकर कहता है कि अरे तुम मेरी दुकान में बर्तन धोने का काम कर लो, यहीं पर रह सकती हो तुम। कहकर वो मैगी को वहां बर्तन धोने का काम दे देता है। और दोस्तों यहाँ पर स्टीव एक चम्मच को मोड़कर चाबी बना लेता है और उससे खजाने वाले कमरे का दरवाजा भी खोल लेता है। अंदर होता है ढेर सारा सोना, हीरे जवाहरात, जिसको देखकर तो उसकी आंखें बिल्कुल स्वर्ग में चली जाती हैं। बौखला जाता है वो और ज्यादा से ज्यादा लूटकर वहां से निकलने वाला होता है कि कुछ सैनिकों की आहट सुनाई उसको देती है और वो उसी कमरे में छुप जाता है। लेकिन वो गलती से कोई चीज गिरा देता है जिसकी आवाज को सुनकर वहां पर सैनिक आ जाते हैं। लेकिन तभी स्टीव उन्हें चकमा देकर बड़ी मुश्किल से भागने लगता है। और दोस्तों अब राजमहल के सारे गार्ड्स हाथ धो के स्टीव के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन ये स्टीव भी कुछ कम नहीं होता। वो एक दरवाजा खोलकर अंदर कूद जाता है, लेकिन वो रास्ता उसे सीधे रॉन के कमरे में यानी फिलहाल जो राजा है उसके कमरे में लेकर जाता है। स्टीव को देखकर रॉन चौंक जाता है कि तुम कौन हो? स्टीव बहाना करता है कि आपके चिमनी में कोई प्रॉब्लम थी जहाँ पर ना उसी को ठीक करने के लिए आया हूँ। ये कहकर वो बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रॉन कहता है कि मैंने तो ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं किया था, सच बताओ तुम कौन हो? इतने में उसके सैनिक आकर स्टीव को पकड़ लेते हैं। स्टीव कहता है कि मैं सच बता देता हूँ राजा जी, मैं आपकी बावर्चिन से प्यार करता हूँ, उसी को देखने आया था। और फिर क्या था, रॉन बावर्चिन को बुलाता है तो वो भी आ जाती है। अब उसका ठगापन देखकर स्टीव घबरा जाता है। रॉन पूछता है कि क्या ये आदमी तुम्हारा प्रेमी है?
वो कहती है मैंने तो किसी भी जन्म में इसको देखा नहीं। फिर क्या था दोस्तों, अगले सीन में स्टीव को जेल में डाल दिया जाता है और कल उसे फांसी दी जाने वाली है। तब उसे ख्वाहिशें पूरी करने वाले उस चकमक पत्थर की याद आती है और वो उसे निकाल कर घिसता है। अब उसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिल जाएगा। तब वहां पर बावर्चीन आ जाती है और कहती है क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? स्टीव कहता है हाँ। तो वो कहती है चलो शादी कर लेते हैं। और ये कहने के बाद तो वो ऑन द स्पॉट स्टीव से मैरिज एग्रीमेंट पे साइन करने को उसी समय कह देती है। अब स्टीव भी सोचता है कि यार यही था क्या बचने का तरीका? है भगवान, यहाँ से बचकर उम्र भर इसका गुलाम बनकर रहूंगा क्या? नहीं, इससे बढ़िया तो मैं यहीं सड़कर मर जाऊं। और फिर क्या था, तभी वो बावर्चीन गायब हो जाती है क्योंकि स्टीव के जादू से ही वो प्रकट हुई थी। अपने किस्मत को कोसते हुए स्टीव सो जाता है कि चलो कल देखते हैं। इतने में कौवा अंदर आकर उससे बात करने लगता है। स्टीव तो चौंक जाता है कि कौवा कैसे बोल रहा। कौवा कहता है कि फिलहाल तो तुम्हें सिर्फ यहाँ से बचने के बारे में सोचना चाहिए। वो रॉन जो राजा बना बैठा है उसके पास एक मैजिकल बुक है, लेकिन वो उसमें लिखे ज्यादातर मंत्रों का इस्तेमाल कर चुका है। कुछ ही दिनों में सारे मंत्र खत्म हो जाएंगे। फिर वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा क्योंकि उस बुक में मंत्र लिखने के लिए जादुई पंख और जादुई स्याही चाहिए, जो कि रॉन के पास नहीं है। तुम जाकर रॉन से कहो कि तुम उसके लिए वो दोनों चीजें लेकर आ सकते हो जो कि जादुई आइलैंड पर है। वहां जाने के लिए तुम उससे एक मैकेनिकल घोड़ा भी मांग लेना। स्टीव पूछता है मैं ये सब क्यों करूं? कौवा कहता है कि यही है यहाँ से बचने का रास्ता और तुम्हें उस आइलैंड पर जादुई स्याही भी मिलेगी और वहां के हेवनली माउंटेन पर तुम्हें पंख भी मिल जाएगा। स्टीव तुरंत अपनी आंखें खोलता है तो रियलाइज करता है कि वो सपना देख रहा था। असल में उसे मौत की सजा देने के लिए लेकर जा रहे होते हैं। फिर उसको एक जगह पर बांध दिया जाता है और तब रॉन पूछता है कि कम से कम अब तो सच बता दो कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे। स्टीव फिर वही इधर उधर की बातें करने लग जाता है तो रॉन गुस्से में अपने आदमियों से कहता है कि इसे जल्दी मार डालो। तब स्टीव झट से कहता है कि आपके पास जो मैजिकल बुक है उसके मंत्र खत्म होने वाले हैं, ये मैं जानता हूँ। और ये भी जानता हूँ कि अगर आपको आगे के मंत्र इस्तेमाल करने हैं तो जादुई स्याही और जादुई पंख की सख्त जरूरत पड़ेगी आपको। वो दोनों कहाँ मिलेंगे ये सिर्फ मैं जानता हूँ और वो सिर्फ मैं ही आपके लिए लेकर आ सकता हूँ। ओह क्वाइट इंप्रेसिव। ये सुनकर तो रॉन चौंक जाता है और स्टीव को आजाद करवा देता है कि ठीक है। फिर क्या था, उसकी खूब खातिरदारी होती है और रॉन पूछता है कि अगर तुमने स्याही और पंख ला दिए तो मैं उस बुक में सबसे पहले तुम्हारी ख्वाहिशें लिखकर उन्हें पूरी कर दूंगा। स्टीव हंसकर पूछता है कि क्या आप मुझे राजा बनाएंगे वैसे? रॉन तो गुस्सा हो जाता है कि तुम राजा बन जाओगे तो क्या मैं मच्छर मारूंगा तुम्हारे लिए? और सुनो, मैं तुम्हें पड़ोस के देश का राजा बना सकता हूँ। स्टीव कहता है ठीक है, मुझे उस जादुई आइलैंड में जाने के लिए एक मैकेनिकल घोड़ा चाहिए। रॉन कहता है तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा, लेकिन मुझे धोखा देने की कोशिश भी की तो बहुत बुरा होगा, याद रखना इस बात को। ये वार्निंग देकर वो स्टीव को भेज देता है। और फिर क्या था, बाहर स्टीव के लिए एक मैकेनिकल घोड़ा आ जाता है। स्टीव उसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन सबके सामने ऐसी एक्टिंग करता है जैसे कि उसको चाबी से चालू कर रहा हो। वो भी चालू हो जाता है वैसे और कहता है मेरे ऊपर चढ़ो। स्टीव भी चढ़कर इशारे से कहता है कि चलो भाई जल्दी करो, पर वो हिलता ही नहीं। लेकिन दोस्तों फिर वो अपने शरीर का एक छोटा सा होल दिखाकर कहता है कि इसमें एक सिक्का डालो। स्टीव तो उसको ताने मारता है कि मेरी मेहनत की कमाई तो इसी में निकल जाएगी, पर वो एक सिक्का उसमें डालकर कहता है कि चलो अब आगे बढ़ो यार। अब वो चलने लग जाते हैं दोस्तों, लेकिन कछुए से भी धीरे चल रहा होता है। स्टीव को तो नींद आ जाती है, कितना धीमा चलेगा तो आइलैंड पता नहीं कब कितने साल बाद पहुंचूंगा। दूसरी ओर मैगी को दिखाते हैं जिसे वहां के कुछ लड़के चिढ़ाते हैं, क्यों राजकुमारी अपने राजकुमार का इंतजार कर रही हो क्या? इतने में दोस्तों वो मैकेनिकल घोड़ा वहां पर आकर रुक जाता है और उसमें से तेज अलार्म बजना शुरू हो जाता है। स्टीव की नींद खुलती है तो पूछता है कि इतनी जल्दी आइलैंड पहुंच गए क्या? लेकिन जब वो मैगी को देखता है तो घबरा जाता है कि मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आ गए, जल्दी निकलो यहाँ से, कहकर वो घोड़े को धक्का देने लगता है, लेकिन घोड़ा हिलता नहीं दोस्तों। इतने में आवाज को सुनकर मैगी समझ जाती है कि स्टीव आ चुका है और वो उसी की ओर चलने लगती है। इतने में तो लोग भी वहां पर जमा हो जाते हैं और कोई रास्ता ना पाकर स्टीव मैगी को अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन रास्ते में वो मैगी को बताता है कि देखो मैं तुम्हारी माँ से मिल नहीं पाया, लेकिन मुझे यकीन है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैगी कहती है पता है मैं तो डर गई थी कि तुम कहीं मुझे धोखा देकर तो नहीं चले गए, पर अच्छा हुआ तुम अच्छे आदमी निकले और मुझे लेने आ गए। लेकिन दोस्तों स्टीव तो अब भी मैगी से पीछा छुड़ाना चाहता है और घोड़े के अंदर एक और कॉइन डालकर कहता है कि मुझे अपने अंकल के पास जाना है। वो भी उनको एक जगह पर लेकर जाता है जहां स्टीव के अंकल काम करते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। अब स्टीव और मैगी अकेले पहाड़ की ओर चल देते हैं जिसकी चोटी पर दोस्तों वो जादुई पंख है जिसे ये लोग लेने के लिए आए हैं। ऊपर चढ़ते चढ़ते काफी ठंड हो जाती है और बर्फ गिरना भी शुरू। दोनों बर्फ में सिकुड़ कर बैठ जाते हैं क्योंकि उनसे और नहीं चढ़ा जाता। मैगी पूछती है क्या मैं तुम्हें भैया बुला लूं, मेरा कोई भाई नहीं है? तो स्टीव उसे अपने सीने से लगाकर कहता है कि हाँ तुम मेरी बहन ही हो। दोनों वहीं बैठकर सो जाते हैं और तब स्टीव को आता है एक सपना जिसमें उसके अंकल उसे आवाज दे रहे होते हैं। स्टीव अचानक से आंखें खोलता है तो देखता है मैगी लगभग फ्रीज हो चुकी है। जैसे तैसे वो मैगी को जगा देता है और कहता है कि तुम हिम्मत रखो, हमें कुछ नहीं होगा। और तभी ऊपर से किसी की आवाज आती है और दोनों देखते हैं कि असल में ये तो वही ट्रैवलर है जिसका हॉट एयर बलून को स्टीव ने डैमेज किया था। लगता है उसका बलून यहाँ पर लैंड कर गया था और तब से उसने यहीं अपना घर बना लिया और अपना बलून ठीक करने की कोशिश कर रहा है। वो स्टीव को देखकर वो बड़ा खुश होता है क्योंकि इतने दिन वो बेचारा
यहाँ अकेले इस पहाड़ पर रह रहा था। वो दोनों को अपने बर्फ के घर में लेकर जाता है, उन्हें एक बॉल में बर्फ सर्व करता है क्योंकि यहाँ पानी नहीं मिलता। अब वो मैगी को बताते, तुम्हें पता है क्या, मैं अपने मस्त एयर बलून में जा रहा था, तब एक उल्लू का पट्टा मुझसे मिला जिसने मेरे कोयले का स्टॉक नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से मुझे इस पहाड़ पर लैंड करना पड़ गया मजबूरी में। इस तरह वो स्टीव को देख कर कहता है दोस्तों, क्योंकि वही है वो उल्लू का पट्टा। स्टीव पूछता है कि आप इतने दिनों से यहाँ पर क्यों रुके हुए, कहीं गए क्यों नहीं? तो ट्रैवलर तो रोने लग जाता है कि मैंने सुना था कि इस पहाड़ पर कोयले के सुरंग हुआ करते थे, इसीलिए मैंने यहाँ खुदाई करना शुरू किया कि कभी ना कभी तो मुझे कोयला मिलेगा, पर आज तक मुझे यहाँ पर कोयले का एक तिनका तक नहीं मिला। स्टीव उसे शांत करता है कि देखो हम कोई ना कोई हल ढूंढ निकालेंगे, तुम चिंता मत करो। लेकिन तभी बाहर एक घोड़े की आवाज आती है दोस्तों। ये लोग चौंक कर बाहर जाते हैं तो वहां पर स्टीव का वो मैकेनिकल घोड़ा बड़ी मुश्किल से इस बर्फीले पहाड़ पर चढ़कर आया होता है। बेचारा इनकी मदद के लिए अपने डर पर काबू पाकर यहाँ तक आ गया। उसको देखकर ये खुश हो जाते हैं। बहुत मेहनत करने की वजह से मैकेनिकल घोड़ा गर्म हो गया था और उसके मुंह से गर्म हवा निकलने लग जाती है। ये देखकर ट्रैवलर बड़ा खुश होता है कि अब हमें कोयले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो घोड़े को भी दोस्तों हॉट एयर बलून में चढ़ा लेते हैं और उसके मुंह से जो गर्म हवा निकलती है उसी के बल पे बलून उड़ने लग जाता है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर स्टीव कहता है कि हमें यहीं पर उतरना है। तो ट्रैवलर पूछता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं रहता, लेकिन स्टीव जानता है कि यहीं पे हेवनली बर्ड्स पाए जाते हैं जिनका जादुई पंख स्टीव को चाहिए। अब स्टीव और मैगी आगे बढ़ते हैं तो वहाँ दो बहनों के बीच झगड़ा चल रहा होता है। असल में ये दोनों इंसान के रूप में हेवनली बर्ड्स हैं और इनकी बहस इस बात को लेकर चल रही है कि दोनों में से बेहतर कौन है। तो स्टीव उन्हें आवाज देता है तो दोनों घबरा जाती है कि ये कौन सा नया आइटम आ गया। स्टीव कहता है कि अरे आप दोनों झगड़ा क्यों कर रही है, हर किसी की अपनी अपनी खासियत होती है, आप दोनों की भी होगी, फिर ये लड़ाई किस लिए? तब जाकर दोनों बहनें सुलह कर लेती है और एक दूसरे से माफी भी मांगती है। वो स्टीव से पूछती है तुम कौन हो? स्टीव यहाँ भी हमेशा की तरह झूठ का पुल बांधने लग जाता है कि मैं एक बड़े राज्य से आया हूँ, शूरवीर हूँ मैं। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलता, मैगी कहती है कि चुपचाप उन्हें सच बताओ प्लीज, झूठ मत बोलो। तब स्टीव सीधे सीधे पॉइंट पे आ जाता है कि हमें जादुई पंख की जरूरत है। और इस पर ये क्या दोस्तों, दोनों बहनें हंस पड़ती है कि हम ये कैसे मान ले कि तुम सच बोल रहे हो। तब स्टीव उन्हें वो चकमक पत्थर दिखाता है जिससे आग लगाई जाती है। उसे देखकर दोनों बर्ड्स समझ जाती हैं कि ये पत्थर जिसके पास होता है वो दूसरों की मदद जरूर करता है। अगर ये पत्थर तुम्हारे पास है तो इसका मतलब है कि तुम दूसरों की बड़ी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार रहते हो, इसीलिए हम तुम्हें पंख देने को तैयार हैं। जादुई पंख पाकर स्टीव बड़ा खुश होता है और अब जादुई स्याही और जादुई पंख लेकर स्टीव और मैगी अपने राज्य वापस लौट आते हैं। राजमहल में जाने से पहले स्टीव मैगी को एक मार्केट में लेकर जाता है और कहता है कि मैं जल्द लौट आऊंगा, तो मेरा इंतजार करना। रॉन ने कहा है कि जादुई पंख और स्याही से वो उस मैजिकल बुक में सबसे पहले मेरी ख्वाहिशें लिखेगा और वो पूरी करेगा। मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी माँ को तुम्हारे बारे में सब याद आ जाए, वो पूरा हो जाए तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ये कहकर वो राजमहल में जाता है। उसके हाथ में जादुई पंख देखकर रॉन की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो कहता है कि वो पंख मुझे दे दो। स्टीव कहता है कि दे दो, ऐसे कैसे दे दो, आपने वादा किया था कि मैजिकल बुक में सबसे पहले मेरी ख्वाहिशें लिखी जाएंगी। रॉन कहता है तो ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तुम राजा बनना चाहते हो यही ना? स्टीव कहता है नहीं, मेरी ख्वाहिश अब बदल चुकी है। मैं चाहता हूँ कि रानी को पिछली बातें याद आ जाएं, खासकर उन्हें उनकी बेटी के बारे में सब याद आ जाए। इस पर तो रॉन अपने सैनिकों को बुला लेता है जो स्टीव को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टीव थोड़ी सी जादुई स्याही नीचे गिरा देता है और कहता है कि रुको, अगर होशियारी दिखाई तो पूरी की पूरी स्याही यहीं पर गिरा दूंगा। अब रॉन सैनिकों को बाहर भेज देता है और आराम से बैठकर स्टीव को समझाने लग जाता है कि रानी की याददाश्त लौटाकर तुम्हें मिलेगा क्या, मैं तुम्हें ढेर सारा धन सब कुछ दूंगा। ये कहकर वो एक टोपी पहन लेता है जिसके बाद वो हो जाता है गायब। अब इससे पहले कि स्टीव गेस कर पाता कि वो कहाँ है, वो स्टीव के हाथ से जादुई स्याही और पंख छीन लेता है और उससे मैजिकल बुक में लिखकर चेक भी करता है कि यह सच में जादुई स्याही है भी या नहीं। और जब उसे यकीन हो जाता है कि ये दोनों असली हैं, तो वो अपनी टोपी निकाल लेता है और फिर स्टीव को दिखने लग जाता है। वो कहता है कि बस अब हो गया तुम्हारा काम, तुम जा सकते हो। और स्टीव उस पर हमला करने वाला होता है। तभी रॉन के सैनिक उसे पकड़कर राजमहल के बाहर पटक देते हैं। मैगी पूछती है क्या मेरी माँ को सब याद आ गया है? स्टीव की आंखें भर आती है। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी माँ से नहीं मिल पाया, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैंने तुमसे जो वादा किया था उसे जरूर पूरा करूंगा। और तब स्टीव को उन हेवनली बर्ड्स की याद आती है कि किसी की बड़ी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो मैगी से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। ये कहकर वो थोड़ी दूर चला जाता है और चकमक पत्थर को निकाल कर कहता है मेरी ख्वाहिश ये है कि मैगी की माँ को उसके बारे में सब याद आ जाए और मैगी अपनी माँ के साथ मिल जाए, बदले में मैं अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हूँ। ये कहकर वो उस पत्थर को खींचता है तो स्टीव वहां से गायब हो जाता है और किसी और जगह पे आंखें खोलता है। असल में उस पत्थर की खासियत यह है कि वो डायरेक्टली ख्वाहिशें पूरी नहीं करता, बल्कि उन्हें पूरा करने का रास्ता दिखाता है। इसीलिए अब वो पत्थर स्टीव को पास्ट के उस वक्त में पहुंचा देता है जब देश का असली राजा
अपनी बेटी की आंखों के इलाज के लिए मांत्रिक को लेकर आ रहा था और उसके बोट को राह दिखाने के लिए एलेक्स ने रॉन और उसके साथी को तट पर आग जलाने को भेजा था। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि उन दोनों ने गलत जगह पर आग जला दी ताकि बोट की दुर्घटना हो जाए। तो स्टीव वहां पहुंच जाता है और चिल्लाता है कि यहाँ क्यों आग लगा रहे हो। उसको देखकर रॉन चौंक जाता है कि तुम कौन हो। तो वो स्टीव पर हमला करने लग जाता है, लेकिन तब स्टीव अपने जेब में हाथ डालता है तो उसके अंकल का दिया हुआ वो रुमाल होता है जिसमें उन्होंने मिट्टी रखी थी। स्टीव उस मिट्टी को रॉन की आंखों में झोंक देता है और वो आंखें मलते हुए नीचे गिर जाते हैं। मतलब इसके बाद स्टीव गलत जगह पे चल रही आग को बुझाकर जल्दी से दूसरी तरफ जाकर सही जगह पे आग जलाकर राजा की बोट को अच्छा इशारा देता है। ये देखकर उस बोट का नाविक वापस नाव को घुमाकर सही दिशा में तट की ओर चलने लगता है। सुबह उनकी बोट तट पर पहुंच जाती है। स्टीव छुपकर ये सब देख रहा होता है। अब सब कुछ दोस्तों पहला जैसा हो गया था। राजा और मांत्रिक से मिलने के लिए रानी और मैगी भी वहां पर आती है। मैगी को देखकर मांत्रिक कहता है कि आपकी बेटी की आंखें मैं जरूर ठीक कर सकता हूँ। तो ये कहकर वो उस मैजिकल बुक से एक मंत्र पढ़ता है और कुछ ही पलों में मैगी सब कुछ देख भी पाती है। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। उनकी बेटी देख सकती है, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी। ये देखकर स्टीव भी बड़ा खुश होता है और वो हो जाता है फिर से गायब। लेकिन इस बार वो प्रकट होता है उसी युद्ध भूमि में जहां वो पहले भी सैनिकों की टुकड़ी के साथ गया था। स्टीव को याद आता है कि उस वक्त इन पर तोप का एक गोला गिरा था जिसे जनरल ने बुझा दिया था। ठीक उसी वक्त वो तोप का गोला इनके साइड में गिरता है। अब की बार जनरल के बजाय वो खुद ही गोले को बुझाकर उसे अपनी तोप में लोड करके उसे दुश्मन पर फायर करता है। ये देखकर जनरल समझ जाता है कि स्टीव तो वाकई में बड़ा वीर है। कुछ ही देर में युद्ध का अंत होता है और ये लोग जीत जाते हैं। सब इस जीत का जश्न मना रहे होते हैं और तब कुछ सैनिक एक आदमी को पकड़ कर लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये दुश्मन का गुप्तचर है। वो और कोई नहीं दोस्तों, अपना ट्रैवलर है। वो कहता है कि यार मैं कोई गुप्तचर नहीं हूँ, मैं तो बस एक मासूम सा ट्रैवलर हूँ और फ्रांस जियोग्राफिकल सोसाइटी का मेंबर भी हूँ। मैं पृथ्वी को मापने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। पर कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। तब स्टीव आगे आता है और कहता है कि मैं इन्हें जानता हूँ, ये वाकई में एक ट्रैवलर है, इन्हें कुछ मत करो। स्टीव की बात मानकर वो ट्रैवलर को छोड़ देते हैं। इतने में वहां पर एलेक्स यानी स्टीव का बड़ा भाई आ जाता है और स्टीव को देखकर वो बड़ा खुश होता है। वो कहता है कि मुझे तुम पर नाज है छोटू कि तुम युद्ध भूमि में हमारी सेना के साथ मिलकर लड़े। बाकी कुछ भी एलेक्स को याद नहीं है। इतने में राजा के आने की खबर सुनकर एलेक्स वहां से निकलता है, लेकिन स्टीव उसे रोककर मैगी के इयररिंग्स उसे पकड़ाते हुए कहता है कि इसे तुम मैगी को दे देना। इसके पीछे एक लंबी कहानी है जो मैं बाद में बताऊंगा। तो एलेक्स भी इयररिंग्स को लेकर चला जाता है और उसे मैगी के हवाले कर देता है। इयररिंग्स को देखकर मैगी बड़ी खुश होती है कि ये तो बड़े खूबसूरत है, ये किसने दिया। तब एलेक्स स्टीव की ओर इशारा करके कहता है कि मेरे भाई ने तुम्हें ये गिफ्ट दिया है। मैगी उन इयररिंग्स को टच करती है तो उसे बड़ा अजीब लगता है और कुछ कुछ बातें याद आ जाती हैं उसे। और दोस्तों यहाँ पर मांत्रिक स्टीव को देखकर स्माइल करता है और लगता है उसे पता है कि यहाँ पर असल में क्या हुआ था। मतलब वही दोस्तों ये टाइम ट्रेवल वाली बात। इसी बीच स्टीव चुपचाप युद्ध भूमि से निकलने लगता है। तभी मैगी को कुछ याद आता है और वो नीचे उतरकर स्टीव की ओर भागी चली आती है और भागते हुए उसे सारी बातें याद आ जाती है कि वो स्टीव को कैसे मिली, उसके साथ उसने कहां कहां सफर तय किया था, मैकेनिकल घोड़े पर दोनों का सफर करना, बौनों से जादुई स्याही और बर्फीले पहाड़ पर जाकर जादुई पंख लेकर आना, ये सब उसे याद आ जाता है। तो वो स्टीव के पास जाकर उसे भैया कहकर गले लगा लेती है। स्टीव बहुत ही इमोशनल होकर पूछता है कि क्या तुम्हें सब याद है। मैगी कहती है तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ भैया। ये सब देखकर बाकी सभी लोग बड़े खुश होते हैं। मांत्रिक राजा से कहता है कि तुम्हारे आदमियों ने गलत जगह पर आग जलाई थी, अगर हम उस तरफ जाते तो बोट पत्थर से टकरा जाता और हम सब मारे जाते, लेकिन स्टीव ने सही जगह आग जलाई और हम सबकी जान बच गई। ये सब सुनकर एलेक्स को स्टीव पर और गर्व हो जाता है। स्टीव और मैगी मस्त बातें करते हुए वहां से निकलते हैं और उनका मैकेनिकल घोड़ा कहता है हैप्पी एंडिंग। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि हर एज ग्रुप की ऑडियंस को ये मूवी पसंद आई।